बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को समझने के लिए हमें पहले पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट को जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न का मतलब होता है मॉडर्न के बाद। तो पोस्ट मॉडर्न वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग विक्टोरियन एज को मॉडर्न एज कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रोमांटिक एज, यानी कि रोमांटिक के लिहाज से विक्टोरियन एज तो मॉडर्न एज हो जाती है ना, तो फिर मॉडर्न विक्टोरियन के बाद आने वाली एज जो होगी वो पोस्ट मॉडर्न होगी। इसी तरह अगर हम लोग रेनेसा की एज को मॉडर्न एज कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडेवल एजेस, तो फिर रेनेसा के बाद में आने वाली एज होगी वो पोस्ट मॉडर्न एज होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। लेकिन करंटली हम पोस्ट मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ये एक मूवमेंट थी, एक लिटरेरी थ्योरी थी जो कि वेस्टर्न की सेट फिलोसफीज जो है, सेट अजम्पशंस जो है उनको क्वेश्चन करती थी। ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन रेज करती है। उनके बेसिक अजम्पशंस जो सेट अजम्पशंस जो हैं, सेट वैल्यूज़ जो थी, सेट फिलोसफीज़ तो मॉडर्न्स की जो थी उनको क्वेश्चन करती है ये फ़िलासफ़ी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से अब हम लोग इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, जो भी लिटरेरी मूवमेंट होती आई है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स होते रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। वो इवेंट है वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एज को जो है ना कुछ लोग पोस्ट कॉलोनियल एज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको पोस्ट यू कैन से के इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, हिस्ट्री में इसको पोस्ट इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, लिटरेचर में इसको स्पेसिफिकली पोस्ट मॉडर्न जो है वो एज हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो इस एज के पीछे सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था स्टूडेंट्स, वो वर्ल्ड वॉर 2 का था। अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में पहली दफ़ा स्टूडेंट्स एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किया गया था, और एक एटॉमिक बॉम्ब ने जापान के पूरे सिटी को तबाह कर दिया। ठीक है, जस्ट एक बॉम्ब ने। और ये लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक था कि हम किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं कि जिसमें इंसान अपने ही बनाए हुए, अपने ही हाथों से बनाए हुए जो वेपन्स हैं उनके सामने बिल्कुल हेल्पलेस है, और एक एटॉमिक बॉम्ब से पूरी की बहुत ज़्यादा तबाही क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म की फ़िलासफ़ी तो बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी लोगों के माइंड में। वो डिसइल्यूजनमेंट का शिकार हो गए थे। ठीक है, दे लूज फेथ कंप्लीटली। उनका जो कंप्लीट फेथ था वो कंप्लीटली वो लूज कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अपना फेथ तो लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही खोना शुरू कर दिया था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो ह्यूमनिस्ट जो फ़िलासफ़ी थी उस पर बिल्कुल फेथ ना रहा लोगों का। ठीक है, ह्यूमनिज्म की फ़िलासफ़ी जो कि 15th सेंचुरी में ड्यूरिंग रेनेसा जनरेट हुई थी, अब लोगों के लिए बिल्कुल यूज़लेस थी। सो ये पीरियड जो है ये टोटली डिसइल्यूजनमेंट का पीरियड था, निहिलिज्म का पीरियड था। ठीक है, निहिलिज्म के नथिंगनेस का पीरियड था। तो इन दिनों में जो एक फ्रेंच फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे, ये बड़ा पॉपुलर हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने डेथ ऑफ गॉड की फ़िलासफ़ी दी थी। उसने ये फ़िलासफ़ी दी कि गॉड इज़ डेड, और अब किसी किस्म का जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप भी लोगों में नहीं है, ऐसा साथ बाकी नहीं रहे, कोई शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है। इसलिए ह्यूमनिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि अगर एक बॉम्ब से लाखों लोगों को मार दिया जाए तो कहाँ की ह्यूमनिज्म। तो ये जो है दौर था स्टूडेंट्स लॉस ऑफ फेथ का, और ये बहुत बड़ा चेंज था। और स्टूडेंट्स, इसी वजह से ये इस दौर में फ्रेडरिक नीत्शे जो है वो ये बन चुका था, बहुत यू कैन से कि डोमिनेंट थिंकर था इस पीरियड का, जिसने लोगों की माइंड सेट करने में, लोगों की थिंकिंग को सेट करने में बड़ा रोल प्ले किया। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम इस मूवमेंट के इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को देखें तो और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने लोगों की थॉट्स को फाइनलाइज करने में, लोगों का माइंड सेट करने में कंट्रीब्यूट किया।
ठीक है। और 20वीं सेंचुरी में ज़्यादातर फिलोसफर्स स्टूडेंट्स वो फ्रेंच से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये फ्रेंच फिलोसफर्स थे जिन्होंने ये फिलोसफीज़ दी थी, जिससे पोस्ट मॉडर्निज्म की मूवमेंट जो है वो यू कैन से कि स्टार्ट हुई थी। लोगों का माइंड सेट हुआ था और लोगों के बिहेवियर की शेपिंग में इन फिलोसफर्स का, इन थिंकर्स का बड़ा रोल है। और सबसे पहले इनमें जो हैं वो लियोटार्ड हैं, जो फ्रेंच से थे। और स्टूडेंट्स इनके नाम को हम लियोटार्ड जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि डी को फ्रेंच में प्रोनाउंस नहीं करते, सो हम इसको लियोटार्ड नहीं लियोटार्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, लियोटार्ड ने एक फेमस बुक लिखी थी 1979 में, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है, जिसमें इसने एम्फेसाइज इस बात पर इसका था कि ट्रुथ इज नाइदर एब्सोल्यूट नॉर सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि कोई भी एब्सोल्यूट सच्चाई दुनिया में पाई नहीं जाती। हर चीज़ जो है, सच्चाई जो है वो रिलेटिव चीज़ है, ठीक है। ट्रूथ इज़ रिलेटेड टू मैनी अदर थिंग्स। सच्चाई, एब्सोल्यूट सच्चाई कहीं पे भी नहीं पाई जाती। कोई भी डिस्कोर्स एब्सोल्यूट ट्रूथ पे बेस नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ ने लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज कर दी थी। और स्टूडेंट्स, उसने एक इक्वेशन दी, वेल्थ एफिशिएंसी और ट्रूथ की इक्वेशन, जिसमें उसने कहा कि नो मनी नो प्रूफ। अगर किसी बंदे के पास अपने सच को प्रूफ करने के लिए साइंटिफिकली या किसी भी तरह से स्टेटमेंट को अपनी को प्रूफ करने के लिए मनी नहीं है, फाइनेंशियल पार नहीं है, पर यू कैन से कि उसकी पॉकेट में इतनी पार नहीं है कि वो अपने अजम्पशंस को, अपने स्टेटमेंट को साइंटिफिकली प्रूफ कर सके, तो उसका सच कोई सच नहीं है। तो ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट, ट्रूथ इज रिलेटिव टर्म, ठीक है। यानी कि वो कह सकते हैं ना कि गरीब का जो है वो सच भी झूठ होता है और अमीर का झूठ भी सच होता है, क्योंकि अमीर के पास अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए सोर्सेस होते हैं। तो इस चीज़ ने, इसकी इस फिलॉसफी ने लोगों की थिंकिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो नाम दूसरे फ्रेंच फिलोसफर का जो बहुत प्रोमिनेंट नाम है, जिसने लोगों की थिंकिंग को शेप करने में बड़ा हेल्पफुल हुआ, वो है बॉड्रिलर का, ठीक है। ये बॉड्रिलर, इसमें भी डी स्टूडेंट साइलेंट है, बॉड्रिलर इसको हम बोलेंगे। अब इसने क्या फ़िलासफ़ी दी? इसने सिमुलेशन की फ़िलासफ़ी दी। ये अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ सिमुलेशन की वजह से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, इसका कहना था, अब ये सिमुलेशन की फ़िलासफ़ी क्या है? असल में इसका कहना ये था कि सच्चाई या रियलिटी वही है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पता चलता है। आप अपना टीवी ऑन करते हो, जो कुछ टीवी पे दिखाया जाता है एक्चुअली वही रियलिटी है, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, जो रियलिटी मैन्युफैक्चर की गई है। ट्रू रियलिटी किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी शख्स गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में जा के रियलिटी को नहीं देखता है। उस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, यानी कि थ्रू मीडिया जो कुछ दिखाया जा रहा है वही रियलिटी है, ठीक है। और ये सिमुलेशन कहलाता है, ये सिमुलेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि रियलिटी वो है जो अननोन है, जो रियलिटी है असल में इसे हम जानते ही नहीं है, हम सिर्फ वो जानते हैं जो टीवी पे दिखाया जाता है, मीडिया पे दिखाया जाता है। सो ही गेव दिस फिलॉसफी ऑफ सिमुलेशन। इस फिलॉसफी की वजह से स्टूडेंट्स बहुत चेंज आया लोगों की थिंकिंग में, क्योंकि जो भी राइटर्स उन दिनों लिख रहे थे वो भी रियलिटी को जानने लोगों के पास तो नहीं जाते थे, वो भी मीडिया से इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते थे और लिखते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो इंग्लैंड में रहे हैं, बट दे वर राइटिंग अबाउट पाकिस्तान को वो फिज़िकली विज़िट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में आके वो रह नहीं रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की हैबिट्स को नहीं जानते हैं, वो उनके बीच में रह के उनके कस्टम्स को, रिचुअल्स को, सबको नहीं जानते, लेकिन वो मीडिया के थ्रू जो उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है उसको रियलिटी समझ के उसके अकॉर्डिंग वो लिख रहे हैं। तो सिमुलेशन की फ़िलासफ़ी जो थी, इसने भी लिटरेचर को बड़ा इफ़ेक्ट किया था, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जो एक और फेमस थिंकर हैं जिन्होंने इफ़ेक्ट किया था पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट को, वो हैं जैक्विस डेरिडा। इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की फ़िलासफ़ी दी थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, डीकंस्ट्रक्शन की इन्होंने फ़िलासफ़ी दी। असल में
इस फिलॉसफी में उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है या जो वेस्टर्न थिंकिंग है ये बाइनरी थिंकिंग है। ठीक है, इसमें बाइनरी थिंकिंग क्लियर है, मतलब लोग बाइनरीज में सोचते हैं, जैसे मैन एंड वीमेन, लाइफ एंड डेथ, हेवन एंड हेल, सोल एंड बॉडी। तो जो पहले आता है वो बाद में आने वाले से सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, यानी कि लाइफ, हेवन, मैन, सोल, ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं। तो उसने कहा कि इसको डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए इस वेस्टर्न फिलॉसफी को। ठीक है, ये जानना चाहिए कि ये हायरार्की क्यों सेट है। जो तो ये कह सकते हैं कि उसने डीसेंटर्ड अप्रोच दी लिटरेचर की। उसने कहा कि जो मार्जिनलाइज चीज़ें उनको सेंट्रलाइज किया जाए, जो चीज़ें मार्जिन पे जा रही हैं, जो बैक पे जा रही हैं, उनको फ्रंट पे लाया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो लोग, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको इग्नोर किया गया था, लेबर क्लास, विमेन, कॉलोनाइज्ड नेशंस, इनको सेंटर में लाया गया पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। ठीक है, तो इसका बड़ा इफेक्ट हुआ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो एक और फेमस थिंकर हैं, ये भी फ्रेंच से हैं, जिन्होंने फिलॉसफी दी, डेथ ऑफ द ऑथर, इनका राइटिंग, इन्होंने जो इनकी राइटिंग एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ये रोलांड बार्थ्स, ये इनका फेमस आर्टिकल था जो 1968 में पब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स, अब डेथ ऑफ ऑथर में इन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि देयर इज़ नो पर्सनैलिटी ऑफ ऑथर, ऑथर की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जब आप किसी भी राइटर के वर्क को पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें, मिल्टन को पढ़ें, इलियट को पढ़ें, तो किसी को भी ये जानने की कोशिश ना करें कि मिल्टन ने क्या कहा, इलियट ने क्या कहा। आप जस्ट टेक्स्ट को देखें, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को देखें, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखें और इससे मीनिंग्स को इंटरप्रेट करें, खुद से मीनिंग क्रिएट करें। ये ना सोचें कि जो राइटर है उसने क्या सोच के लिखा होगा, किस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ होगा, इसको फोकस ना करें। बिल्कुल इस यू कैन से कि इसने रीडर्स को फ्री अप्रोच दी, कि रीडर बिल्कुल फ्री है टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे चाहे वो करे, टेक्स्ट से जिस तरह के चाहे वो मीनिंग निकाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे स्टूडेंट्स राइटर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने जो पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट है उसको इफ़ेक्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरानोया। स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि किसी किस्म का ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं पाया जाता, यहाँ दुनिया में किसी किस्म का ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं पाया जाता, और ऑर्डर को सर्च करना, ऑर्डरिंग सिस्टम को की तलाश जो है वो बिल्कुल फ्रूटफुल है, एब्सर्ड है। और उसके बाद जो चीज़ पाई जाती है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, वो मैजिकल रियलिज़म है। स्टूडेंट्स, मैजिकल रियलिज़म क्या होता है, कुछ ऐसे फैंटास्टिक और इम्पॉसिबल एलिमेंट्स को लिटरेचर में, लिटरेरी वर्क में शामिल करना, जो मतलब अनरियल होते हैं, जो इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन पॉसिबल उनको इस तरीके से यू कैन से कि यूज़ करना कि पॉसिबल नज़र आए। जैसे कि द मम्मी रिटर्न्स, जैसे किसी डेड का दोबारा से ज़िंदा हो जाना। तो ये इस तरह के जो मैजिकल एलिमेंट्स हैं, इनको शामिल किया गया पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। और उसके बाद स्टूडेंट्स, हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्चुअली हाइपर रियलिटी जो है वो किसी ऐसी चीज़ की कॉपी जिसकी जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी ऐसी चीज़ की कॉपी, ये हाइपर रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ गेम्स विच आर प्लेड बाई किड्स नाउ डेज, इनमें से जो भी कैरेक्टर्स हैं इन गेम्स में, जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे आर बिलीव्ड मोर देन रियल। ये आजकल जो बच्चों की बड़ी फेमस गेम है पबजी मोबाइल या कुछ इस तरह की जो गेम्स हैं, इनमें जो कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये रियली जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन इनको इस तरह से यू कैन से कि यूज़ किया जाता है, शो किया जाता है कि वो इन पे रियल से ज़्यादा बिलीव किया जाता है। तो ये हाइपर रियलिटी है। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपर रियलिटी। हम डिज्नी मूवीज़ देखते हैं, हम हैरी पॉटर के नॉवेल्स पढ़ते हैं, मगर क्या ये हकीकत में मौजूद है स्टूडेंट्स?
ये हकीकत में मौजूद नहीं है, ये ऐसी चीज़ की कॉपी है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसा है स्टूडेंट्स पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हाइपर रियलिटी यूज़ की गई है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स टेम्पोरल डिस्टॉर्शन है, यानी कि टाइम जो है वो टाइम फैक्टर, इसमें क्या होता है कि एकदम से जंप कर जाए राइटर बहुत आगे टाइम में, या बहुत बैकवर्ड चला जाए, तो डिस्टॉर्शन जो है वो टाइम में मॉडर्न लिटरेचर में पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेटाफिक्शन का ये लिटरेचर है। मेटाफिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटाफिक्शन में एक ऑथर क्या करता है कि वो इंटेंशनली रीडर को ये रीडर की तवज्जो इस तरफ दिलाता है कि वो फिक्शन पढ़ रहा है, रियलिटी में ये वो रियल चीज़ नहीं कोई पढ़ रहा है, ये फिक्शन पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे इसकी मैं आपको इसको ऐसे समझा सकती हूँ कि जब कोई भी टीवी सीरियल शुरू होता है तो उसके शुरू में लिखा होता है कि ये सारे कैरेक्टर्स जो इसमें और इवेंट्स जो हैं वो इसमें वो रियल नहीं है, बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं, किसी किस्म की रिजेम्बलेंस किसी के साथ जो है वो इत्तफाकिया होगी। तो एक्चुअली वो साफ साफ बता रहे होते हैं कि ये फ़िक्शन है, इसमें रियलिटी नहीं है, ये रियल चीज़ नहीं है। तो नॉवलिस्ट या जो राइटर होता है वो साफ साफ तो ये नहीं बताता, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है जिससे वो रीडर को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि वो फ़िक्शन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मेटाफिक्शन कहते हैं। इस तरह का जो है वो लिटरेचर हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज में देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उसमें एक और जो उसका फीचर है इंटरटेक्सचुअलिटी है। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होती है? एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशन, जैसे कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो प्रीवियस टेक्स्ट को लेकर उसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बोरो करते हैं, या किसी प्रीवियस राइटर का स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, तो इसको इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। ये भी हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, फेमस राइटिंग्स की, फेमस वर्क्स की बात करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और इनमें सबसे पहले जो राइटर हैं उनको हम लोग बात करते हैं उनकी, तो स्टूडेंट्स ये है ग्राहम ग्रीन। ठीक है, और इनके फेमस जो नॉवेल्स हैं ये है पावर एंड ग्लोरी, द हार्ट ऑफ मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, अ बर्nt आउट केस। स्टूडेंट्स लिटरेचर में अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो फेमस फॉर्म ऑफ लिटरेचर था वो था पोइट्री। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फेमस फॉर्म ऑफ लिटरेचर था वो फेमस जॉनरा जो था वो नॉवल था। ठीक है, और इसमें इन दिनों के नॉवेल्स में वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स और इफ़ेक्ट्स को ही सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो ये जो हेनरी ग्राहम ग्रीन है, इनके जो नॉवेल्स हैं इनमें हमें बड़ी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और डीप फीलिंग्स मिलती हैं। ठीक है, किस चीज़ की फीलिंग्स मिलती हैं? उन दिनों की डिसअलुजनमेंट की और लॉस ऑफ फेथ की। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस और बेयकीनी की कैफियत मिलती है इनके नॉवेल्स में हमें। वो बिल्कुल अनसर्टेन थे ह्यूमन फ्यूचर के बारे में। वो इंसान जिनको एक छोटे से एटम बॉम्ब से तबाह किया जा सकता है, उनका क्या फ्यूचर होगा? तो ये जो राइटर्स थे, ख़ास तौर पे ये ग्राहम ग्रीन जो है, इनके नॉवेल्स जो हैं इनमें हमें बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस जो है वो नज़र आती है। ये इनके सारे नॉवेल्स जो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में रहने वाले लोगों के स्टेट ऑफ माइंड की अनहैप्पी कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे इनका जो नावल है पावर एंड ग्लोरी एंड द हार्ट ऑफ मैटर, ये इनके दो बहुत फेमस नावल हैं। और इन नावल्स में लॉस्ट फेथ के साथ साथ लॉस्ट ऑनर के प्रॉब्लम भी हमें नज़र आते हैं। और इसमें जो हीरो है वो अपने लॉस्ट फेथ और लॉस्ट ऑनर के प्रॉब्लम में हमें नज़र आता है, और इस प्रॉब्लम को शो करता है जो वर्ल्ड वॉर
टू के बाद आम आदमी को फेस करना पड़ रही थी, यानी कि कॉमन मैन की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को इसने अपने नॉवेल्स के थ्रू कन्वे किया है। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हमें नज़र आते हैं पोस्ट मॉडर्न इरा में, तो स्टूडेंट्स वो हैं हेनरी ग्रीन। इनके दो फेमस नॉवेल्स हैं, पार्टी गोइंग और कॉट एंड लविंग। ठीक है, अब ये पार्टी गोइंग स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉवल जो है वो एक कुछ रिच पीपल के बारे में है जो कि अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और जो फॉग की वजह से लेट है। अब ये फॉग जो है इसमें सिंबॉलिक है, ठीक है, इट सिंबलाइजेस द डिसअल्यूजनमेंट एंड द डिस्टॉर्टेड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, लोगों की जो डिस्टॉर्टेड स्टेट थी उसके उनके माइंड की, उसको ये फोक जो है वो सिंबलाइज करती है, क्योंकि ये डिसअल्यूजनमेंट, ये डिस्टॉर्टेड स्टेट ऑफ माइंड जो है लोगों को अपनी मंजिल तक, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। तो ये जो है इनका नॉवल सिंबॉलिक है। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे फेमस राइटर जिसकी राइटिंग्स में हमें ट्रू ह्यूमन सैडनेस नज़र आती है, ट्रू ह्यूमन सैडनेस को इनकी राइटिंग्स शो करती हैं, वो सैमुअल बेकेट है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो वेल नोन है ये अपने प्ले राइटिंग की वजह से हैं। ही वॉज एन आयरिश, लेकिन जो है वो अपने प्ले राइट होने के साथ साथ ये एक नॉवलिस्ट भी थे। और इनके नॉवल में सबसे जो मेन चीज़ ये है कि उन्होंने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज़ की है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया कि कैरेक्टर की इंटीरियर सोल को एक्सपोज किया है। और इनकी टोन जो है इनके लिखने में जो है वो इनकी कॉमिक टोन है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी टू द पॉइंट और एग्जैक्ट है। ख़ास बात यह है इनकी राइटिंग में कि इनमें स्टूडेंट्स सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस और लोनलीनेस और फ्यूटिलिटी के बावजूद हमें जो है वो पॉजिटिव टच नज़र आता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आता है। ठीक है, और इनके जो फेमस नॉवेल्स हैं मॉर्फी, हाउ इट इज़, इमेजिनेशन, डेट इमेजिन, द अनमेबल, ये इनके फेमस नॉवेल्स हैं। और इन्हें इन अपनी राइटिंग्स की वजह से 1969 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमें फेमस फिगर नज़र आती है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, जॉर्ज ऑरवेल की। ठीक है, इनके नॉवेल्स जो है स्टूडेंट्स, इनकी टोन जो है वो पॉलिटिकल है ज़्यादा। वो एक्चुअली एक सोशलिस्ट थे और इक्वलिटी पे बिलीव करते थे। ठीक है, इनके जो दो फेमस नॉवेल्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, वो है एनिमल फार्म और 1984। अब ये एनिमल फार्म जो है स्टूडेंट्स ये एक फेबल है जिसमें एनिमल्स की स्टोरी, एनिमल्स के थ्रू जो है वो कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। एनिमल्स अपने मास्टर से आज़ादी हासिल करते हैं और इसे मारकर भगा देते हैं और फार्म पे कब्जा कर लेते हैं। और वो फिर लेकिन ऐसा होता है कि ये एनिमल्स अपने मास्टर के बिहेवियर से नफ़रत करते हैं, लेकिन फार्म के मास्टर बनने के बाद ग्रेजुअली ये खुद भी अपने मास्टर जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नॉवल जो है स्ट्रेट उस पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट लिखा गया है जिसको ऑरवेल ने देखा कि इंसान के व्यूज़ पावर के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं। तमाम जानवर, ह्यूमंस की डिफरेंट कैटेगरीज जो कि सिस्टम में बनाई जा चुकी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें और उनके बिहेवियर्स को शो कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो 1984 है वो एक डिस्टोपियन नॉवल है जो बिल्कुल हक्सले की अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो हक्सले का नॉवल है उसके जैसा ही है ये डिस्टोपियन नॉवल 1984। और ये फ्यूचर के लिए एक्चुअली एक वार्निंग है कि शायद यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब फ्यूचर में अवाम पर टोटल कंट्रोल हासिल कर लेंगी तो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट राइटर नज़र आता है, नॉवलिस्ट नज़र आता है पोस्ट मॉडर्न एज में, वो विलियम गोल्डिंग है। ठीक है, इनको भी 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये गोल्डिंग जो है स्टूडेंट्स अपने नॉवल में हमेशा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं। इनके फेमस नॉवेल्स में लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है और द इनहेरिटर। अब ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो है स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ा अनयूजुअल सा थीम है कि कैसे सिविलाइज लोग, यानी कि हाउ सिविलाइज पीपल टर्न टू सैवेजेस। इस नॉवल में उसने शो किया है कि
किस ह्यूमनिज्म की बात करते हैं लोग? हम सब के अंदर एक एनिमल है जो मौका पाते ही बाहर आता है और सिविलाइज्ड इंसान वैशी में बदल जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में इंसानियत का वैश्यानापन सामने आया। सो ये नावल बहुत बड़ा शौक था रीडर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सारे नॉवलिस्ट जो हैं ये फेमस नॉवलिस्ट हैं जो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक यू कैन से कि एक क्रॉप पूरी है नॉवलिस्ट की, कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट की। तो लेकिन इस ड्यू टू टाइम क्रंच इसको डिस्कस सबको करना जो है वो इतना इजी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्लेस को, पोस्ट मॉडर्न प्लेस को और पोइट्री को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।